हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए, टॉपिक बहुत ही छोटा लग रहा है आर्मेचर वाइंडिंग, लेकिन अगर हम लोग ट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। ये सब मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। लेकिन अगर आप ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मेंस में इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग से, लेकिन इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे जब फुल पिच और शॉर्ट पिच का कंसेप्ट। तब वहाँ पर हम देखते हैं पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है आपके मेंस के पेपर में। तो जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब हम बात करेंगे एक एक चीज़, क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी आर्मेचर वाइंडिंग का पूरा थ्योरी और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इससे अगर पिछली वाली वीडियो में हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था ईएमएफ इक्वेशन जो हम डराइव किए थे, जिसमें हम पिच फैक्टर को कंसिडर नहीं किए थे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। बट अगर मैं ओवरऑल एक सिंक्रोनस मशीन की बात करूं, सिंक्रोनस जनरेटर की मैं बात करूं, तो फिर पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसिडर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हम लोग पहले सिंक्रोनस जनरेटर देखे थे। सेकंड हम लोगों ने देखा था सिंक्रोनस मोटर। तो ऑपरेशन हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। अगर आप मेंस का पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 15 या 20 मार्क्स का, एक्सप्लेन दी ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर जनरेटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जितना मैं आपसे थ्योरी लिखवाई थी और जो मैंने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया था वो चीज़ आपको बताना है, पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को नोट करते हुए जाना है। लास्ट में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का कंसेप्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली मेंस में क्वेश्चन इससे नहीं आता है। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो टॉर्क कैलकुलेट करने बोलेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टॉर्क आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया। आर्मेचर वाइंडिंग हम लोगों ने देखा था क्या होता है। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग हमारा वो वाइंडिंग है जिसमें से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है हमारा ईएमएफ। अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करूं, मशीन मतलब जनरेटर मोटर दोनों की कंस्ट्रक्शन की बात हम लोगों ने की थी, तो स्टेटर में हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग किया था। स्टेशनरी होता है तो यहाँ पर हम स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग देखे थे। उसके साथ उसका एडवांटेज भी देखे थे कि क्या एडवांटेज होता है, क्यों इस टाइप का कंस्ट्रक्शन फॉर अ लार्ज एंड मीडियम साइज मशीन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने सब बात किया हुआ था। अभी हम देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग में एक तरफ हम लोगों को पड़ता है, देखिए, ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग। ठीक है, एक तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा ये डेफिनेशन है, उस पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड आपको जो पढ़ना होगा वो होता है सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, थर्ड आपको पढ़ना होगा, दो तरीके से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। देखिए, एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और इसी में हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो इंपॉर्टेंट हमारा ये है सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, रिलेशन पूछता है स्लॉट्स और कॉइल के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमारा जो एडवांटेज है वो भी कई बार आपसे पूछता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में दो तरीके से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। एक होता है फुल पिच वाइंडिंग, अभी बस आप नाम नोट करते हुए जाइए, फुल पिच वाइंडिंग। सेकंड हम पढ़ते हैं शॉर्ट फुल पिच वाइंडिंग एंड सेकंड हम पढ़ते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है ओके। और इस शॉर्ट पिच वाइंडिंग को अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ शॉर्ट पिच वाइंडिंग कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इंटीग्रेटेड स्लॉट वाइंडिंग, इंटीग्रेटेड स्लॉट वाइंडिंग। सेकेंड हमारा होगा फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, ठीक है। तो ये देखिए ये सब क्लासिफिकेशन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैंने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इतना आप अभी नोट डाउन करिए। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि ओपन वाइंडिंग क्या होता है, क्लोज वाइंडिंग क्या होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कई बार आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो अगर यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग, कहाँ पर इनका एप्लीकेशन है। कई बार अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि किस टाइप का वाइंडिंग किया जाता है आपके डीसी मशीन में और सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। उसके बाद जब हम सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग पढ़ेंगे उसके पहले हम लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए रिलेटेड टू दिस वाइंडिंग, तो यहाँ तक आप नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग का, ठीक है। क्लोज्ड ओपन वाइंडिंग, और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन पता होना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि मेरा कोल इंडिया का जब इंटरव्यू हो रहा था तो मुझे पूछा गया था एप्लीकेशन बताइए डीसी शंट मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का और डीसी कंपाउंड मोटर का। तो जनरली स्टूडेंट्स डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का बता देते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर का जनरली नहीं बताते हैं, तो उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं बता पाऊंगी, बट मुझे पता था कि एप्लीकेशन क्या होता है तो मैंने ये चीज़ बताया था। तो कभी भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं देखिए तो एप्लीकेशन पार्ट ज़रूर पढ़ के जाइए, एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, जितने भी आपने डीसी जनरेटर पढ़ा है वो सब। तो पहला हम देखते हैं, देखिए ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग। ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग, तो एक बार हम डेफिनेशन लिख लेंगे क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला हमारा हो जाएगा ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग, ठीक है। ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग, उसमें भी जो पहला मैं बताऊंगी वो हम पहले क्लोज्ड समझेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड वाइंडिंग, क्लोज्ड वाइंडिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो क्या करेगा, एक पाथ ट्रेवल करेगा, ट्रैवर्स करेगा और वो सेम पॉइंट पे वापस आ जाएगा। अगर एक क्लोज सर्किट के फॉर्म में बनता है तो सिंपल उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड वाइंडिंग, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जहाँ से स्टार्ट किए वापस से वो वाइंडिंग किए और वाइंडिंग के बाद उसी पॉइंट पे लाके टर्मिनेट कर दिया, इसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड वाइंडिंग। इसका मैं अगर एप्लीकेशन बोलूँ तो देखिए एप्लीकेशन जितने भी कम्यूटेटर मशीन है, कम्यूटेटर मशीन इन द सेंस डीसी मशीन हमारा एक कम्यूटेटर मशीन है, और अगर एसी कम्यूटेटर मशीन भी होता है तो उन सब में इसका एप्लीकेशन है। सो तो क्लोज्ड वाइंडिंग आर जनरली यूज्ड इन केस ऑफ डीसी मशीन एंड एसी कम्यूटेटर मशीन, ठीक है। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। तो क्लोज्ड वाइंडिंग, पहले फर्स्ट पॉइंट, क्लोज्ड वाइंडिंग are used only in case of commutator machine
मशीन, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए डीसी मशीन, एंड एसी कम्यूटेटर मशीन ऑल्सो, एसी कम्यूटेटर मशीन्स। ये हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन। इनक्लोज्ड वाइंडिंग, इनक्लोज्ड वाइंडिंग, there is a closed path, there is a closed path in such a way, in such a way that it starts from any point, and traverses के मतलब वाइंडिंग को अपने पाथ पे ट्रेवल कराया जा रहा है, traverses and then reach to the same starting point, same starting point, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कम्यूटेटेड मशीन्स कैन नेवर बी ओपन सर्किटेड, ठीक है, कभी भी इसको ओपन वाइंडिंग नहीं किया जा सकता है, कैन नेवर बी ओपन सर्किटेड। तो इतना आपको नहीं, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि एक क्लोज्ड पाथ है, जहां से स्टार्ट किए वहीं पर उसको खत्म होना चाहिए। और ये किस लिए यूज होता है, ये इन केस ऑफ एनी कम्यूटेटर मशीन, फॉर एग्जांपल डीसी मशीन इज अ कम्यूटेटर मशीन इन विच अ कम्यूटेटर इज यूज्ड। अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो कम्यूटेटर यूज्ड एज अ रेक्टिफायर इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, and for DC motor commutator can be used as an inverter, and this is a very important question as far as objective question is considered। पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देख लीजिए डेफिनेशन। अगर मैं ओपन की बात करूं तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जस्ट इसके ऑपोजिट आप कर लीजिए। सेकंड अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किटेड, ठीक है, ओपन सर्किट वाइंडिंग और ओपन वाइंडिंग, ओपन सर्किट नहीं है ये, ओपन वाइंडिंग बोला जाता है इसको। ओपन वाइंडिंग का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, देयर इज नो क्लोज्ड पाथ, देयर इज नो क्लोज्ड पाथ एंड दी वाइंडिंग कैन टर्मिनेट एनीवेयर, कैन टर्मिनेट एनीवेयर, कहीं भी ये खत्म हो सकता है। सेकंड जो देखिए इसका एप्लीकेशन है, तो ओपन वाइंडिंग जनरली कहाँ पर यूज होता है, ओपन वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर नॉन कम्यूटेटर, या फिर आप सिंक्रोनस सिंपली लिख लीजिए सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में, या फिर आप नॉन कम्यूटेटर मशीन लिख लीजिए। मतलब ये कहने का मतलब है जहां पर भी कम्यूटेटर यूज नहीं किया गया है वहां पर ओपन वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए एप्लीकेशन ऑफ क्लोज्ड वाइंडिंग एंड ओपन वाइंडिंग। उसके बाद अभी हम देखेंगे किस टाइप का सिंगल लेयर वाइंडिंग होता है एंड डबल लेयर वाइंडिंग होता है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखिए पता होना चाहिए, जैसे कि कॉइल क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, टर्न्स क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होता है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले बताऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे सिंगल लेयर और डबल लेयर क्या होता है, ठीक है। और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी बाद में देखेंगे, किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके प्री में पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था आर्मेचर वाइंडिंग में टाइप्स देखा था। अब देखिए जब हम सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग देखेंगे उसके पहले आपको एक टर्मिनोलॉजीज बेसिक पता होना चाहिए। बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, अगर इस टर्मिनोलॉजीज को आप फैमिलियर नहीं होंगे तब आपको समझ नहीं आएगा सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी हम देखेंगे किसका कंसेप्ट, हम देखेंगे पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है सब हम बात करेंगे। तो आइए पहले आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखिए, उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक
टर्मिनोलॉजीज। और अगर देखिए अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे सिंक्रोनस मशीन में मैं बोलूँ तो सिंक्रोनस मशीन में हम लोगों को ये जितना भी मैं कंसेप्ट बताऊंगी आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन कराऊंगी वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस में आपसे ये थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है और उस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया है और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो पहला बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंडर में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है और इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन में बोलूं तो द लेंथ ऑफ वायर which takes active part in the energy conversion process, ठीक है। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि कुछ नहीं है, कंडक्टर क्या है, एक वायर है, वायर की तरह है जो कि किस लिए काम आता है, टेक पार्ट्स इन एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस। मेनली जहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसे ही हम बोलते हैं कंडक्टर। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग which are placed in armature slots, and are helpful in producing induced EMF, तो डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और क्या होता है कंडक्टर। तो पहला हम लिखे हैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द लेंथ ऑफ वायर विच टेक्स एक्टिव पार्ट इन द एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस इज नोन एज कंडक्टर। एक लेंथ ऑफ वायर है, कितना बड़ा भी हो सकता है, वो एक्टिव पार्ट करेगा किसमें, एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस में, उसी वायर के लेंथ को हम बोलेंगे कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, It is a part of armature winding which are placed in armature slots and are helpful in producing the induced EMF। यानी कि हम लोगों ने देखा था जब हम आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ रहे थे तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करने में, और उसी का ये पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर। आर्मेचर स्लॉट्स रहते हैं, यानी टिथ जैसा कटिंग रहता है, जब आप मशीन देखेंगे कहीं खुला हुआ तो उसमें ही हम क्या करते हैं, कंडक्टर को वाइंड करते हैं और उसी पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो इतना डेफिनेशन आप पहले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैं रब कर रही हूँ, मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। देखिए ये हो सकता है आपके अगर मेंस पेपर में पूछे तो डेफिनेशंस कई बार पूछता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो उसमें ये सब चीज़ आपको पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए देखिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कई बार इस टॉपिक से। तो होता क्या है, सिंक्रोनस मशीन काफ़ी स्टूडेंट लोगों को टफ लगता है बट ईजी है, सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। मेन क्या पढ़ना होता है आपको, सिलेबस ओरिएंटेड वही आप पढ़िए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं जो आपके एसएससी जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। गेट के लिए देखिए पढ़ रहे हैं तो गेट के लिए या आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा अंदर डीप में पढ़ना होता है, लेकिन एसएससी जेईई के लिए उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जितना आपका सिलेबस है उतना मैं आपका एक फ्लो में कवर करवाते जा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक आप डायग्राम ड्रॉ करिए। ये देखिए ये हमारा है स्लॉट। कभी आप मशीन देखेंगे तो मशीन में एक कटिंग रहता है, टिप की तरह रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्लॉट। जैसे आर्मेचर स्लॉट्स में बोलूं तो देखिए इस तरीके का हमारा कटिंग होता है। किसी भी मशीन में जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इस तरीके का कटिंग रहेगा और इसी में हमारा वाइंडिंग्स रहते हैं, ठीक है पूरे। तो ये हमारा हो गया स्लॉट्स। कंडक्टर देखिए
मैं प्लेस कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करिए साथ साथ में। ये हमारा हो गया, मैं इसे बोल दे रही हूँ, ये हमारा स्लॉट 1 है देखिए, और ये हमारा है स्लॉट 2। जैसे कि ये स्लॉट 1 हो गया, स्लॉट 2 हो गया, स्लॉट 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा पूरा स्लॉट्स हो जाएगा। तो इसे मैं बोल दे रही हूँ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एक कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E। ठीक है, A B C D E। सिमिलरली ये एक टर्न है, ये पूरा कॉइल है हमारा, देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कॉइल। और ये है 1 टर्न, एक टर्न है इसमें, सिर्फ 1 टर्न है इसमें। ठीक है, एक टर्न अभी मैंने कंसिडर किया है। उसके बाद हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए 2 टर्न का हम फाइंडिंग अभी ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये पहला हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्न। उसके बाद रिपीट करिए, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्न। ठीक है, ये 2 टर्न हो गया, और ये हम प्लेस कर दिए स्लॉट्स में। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 टर्न। नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F G H I J। ठीक है, यहाँ तक हमने नेमिंग कर लिया, और इसे मैं बोल दी स्लॉट 1। ये हमारा हो गया स्लॉट 2, और ये 2 टर्न कॉइल है, देखिए 2 टर्न है, 2 टर्न्स। देखिए ये कॉइल एक ही है, अगर मैं बोलूँ ये हमारा एक कॉइल है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ, टर्न्स देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 टर्न है, लेकिन कॉइल 1 ही है। यहाँ पर ये 1 कॉइल है और 4 टर्न्स है। तो ये एक जनरलाइज्ड वे है, बट हमारा अगर टेक्निकल हम बात करें तो टेक्निकल में हम ऐसे सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्न हो गया, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये वापस यहाँ गया, और फिर वापस यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इसे हम बोलेंगे 2 टर्न। सिमिलरली मल्टी टर्न हो सकता है, सिमिलरली मल्टी टर्न हो सकता है, तो मल्टी टर्न में हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे टर्न हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी टर्न। बहुत सारे टर्न हैं, तो इसे आप डाल दीजिए मल्टी टर्न। कॉइल देखिए, कॉइल अभी भी इसमें एक ही है, एक ही कॉइल है, लेकिन टर्न्स बहुत सारे हैं। तो ये डायग्राम आप पहले नोट डाउन करिए, तीनों को अपने कॉपी में साइड बाय साइड बनाइए, उसके बाद मैं एक एक आपको टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट डायग्राम को आप देखिए, A B C D E, ये स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, 1 टर्न है। तो कंडक्टर को अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ, तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दिस इज आवर एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर विच टेक्स पार्ट इन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर मेरे को डिफाइन करना पड़े कंडक्टर, तो देखिए ए बी हमारा कंडक्टर है, और डी ई भी हमारा क्या है, कंडक्टर है। डी ई बोथ आर आवर कंडक्टर्स। ठीक है, बोथ आर आवर कंडक्टर्स। ए बी इतना और डी ई इतना, इसे हम बोलेंगे कंडक्टर, और एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर हम इसको डिफाइन कर दिए। ये हमारा हो गया कंडक्टर्स। अब आप टर्न देखिए, ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। मैं यहाँ पर मल्टी टर्न मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और यहाँ पर स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, तो आप पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिएगा।
जैसे कि हम लोगों ने देखा कंडक्टर हम समझ लिए, कंडक्टर्स यहाँ पर क्या है हमारा ए बी है और डी हमारा कंडक्टर्स है, 1 टर्न है। और इसी देखिए इसी पोर्शन को ए बी और डी को हम बोलते हैं कॉइल साइड। तो ये एक हमारा कॉइल साइड है, ये एक कॉइल साइड है, तो दोनों को हम बोलेंगे दिस इज आवर कॉइल साइड्स। ठीक है, दिस इज आवर कॉइल साइड्स। इतना समझ में आया। ए बी डी हमारा क्या है, कॉइल साइड है। सिमिलरली अब 2 टर्न में देखिए, तो 2 टर्न में अगर आप देखेंगे तो हमेशा कितना भी टर्न हो कॉइल साइड हमेशा 2 ही रहेगा। ये एक हमारा कॉइल है, दिस इज आवर कॉइल, यहाँ से यहाँ तक कॉइल खत्म हुआ, 2 इसमें टर्न है। ठीक है, कंडक्टर्स कितने सारे हैं ये पहले देख लेते हैं। देखिए कॉइल साइड अभी भी हमारा ये दोनों मिला के 1 कॉइल साइड, एक कॉइल साइड हुआ, और ये दोनों मिला करके एक कॉइल साइड हुआ। यानी कि आप कितना भी देखिए, कितना भी मल्टी टर्न आप कंसिडर कर लीजिए, 1 टर्न ले लीजिए, 2 टर्न ले लीजिए, 3 टर्न ले लीजिए, n नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए, उसमें हमारा कॉइल साइड 2 ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा 2 कॉइल साइड ही रहेगा। इसके लिए ये कॉइल साइड हो जाएगा, इसके लिए ये कॉइल साइड हो जाएगा। मल्टी टर्न है, देखिए 2 टर्न है, कंडक्टर इसमें 4 रहेंगे, ये चीज़ आपको समझना है। देखिए ये एक कंडक्टर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, ये तीसरा कंडक्टर हो गया, ये चौथा कंडक्टर हो गया। तो इसमें मैं बोलूँगी 2 टर्न एंड 4 कंडक्टर्स। ठीक है, 4 कंडक्टर्स, यानी एक टर्न में 2 कंडक्टर है, 2 टर्न में 4 कंडक्टर है। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एक टर्न में 2 कंडक्टर हमेशा रहेंगे आपके। तो सेकंड अब आप डिफाइन कर लीजिए। सेकंड हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज है टर्न। टर्न उसके पहले हम कॉइल को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए कॉइल मैं भूल गई थी, कॉइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एक कॉइल में कितने भी टर्न हो सकते हैं। अगर या स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ख़त्म हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम पूरा एक कॉइल बोलेंगे। एक टर्न है, यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें देखिए यहाँ से गया, यहाँ से आया और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये एक कॉइल है लेकिन 2 टर्न है। इसीलिए मैं डेफिनेशन लिखी हूँ, अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न्स। कितने भी टर्न हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए थर्ड हमारा डेफिनेशन आता है टर्न का। तो दिस इज आवर थर्ड डेफिनेशन टर्न। तो मैं बोल सकती हूँ वन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। ठीक है, एक टर्न में हमेशा 2 कंडक्टर्स रहेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट फिगर देखिए, एक टर्न था लेकिन क्या था हमारा 2 कंडक्टर था। जब 2 टर्न थे तब तो हमारा 4 कंडक्टर हुआ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया टर्न का डेफिनेशन। हमारा देखिए फोर्थ डेफिनेशन है कॉइल साइड का। कॉइल साइड, तो कॉइल साइड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर एक कॉइल है तो उसमें हमेशा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉइल साइड रहेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं वन कॉइल may consist of any number of turns, but have only 2 coil sides। तो ये हमारा 4 डेफिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप सिंगल लेयर, डबल लेयर नहीं समझ पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। एक बार मैं ब्रीफ में आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, 1 टर्न कॉइल है। एक ये हमारा कॉइल है, सपोज स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो ये ट्रेवर्स किया और उसके बाद यहाँ पर ये कॉइल ख़त्म हुआ, तो इसे हम बोलेंगे 1 टर्न कॉइल। ये स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। हमारा ए बी और डी है, उसे हम बोलेंगे एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर सिंपली हम बोल सकते हैं।
उसके बाद जो हमारा ए बी रहेगा और डी रहेगा, इसे हम क्या कॉइल साइड्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर कॉइल साइड्स, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चाहे वो एक कॉइल हो या मतलब एक कॉइल में कितने भी टर्न हो सकते हैं। 2 टर्न देखिए, तो 2 टर्न में ये हमारा कॉइल सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलते चलते गया, यहाँ पर देखिए ये एक और टर्न लिया और यहाँ पर सपोज ये खत्म हो गया, तो इसे हम बोलेंगे 2 टर्न कॉइल। 2 टर्न हमने किया है एक कॉइल में। और अगर कंडक्टर्स में देखूँ तो देखिए ये जो मैंने टिक किया है रेड कलर से, उसे मैं बोलूँगी कंडक्टर्स। तो यहाँ 2 टर्न्स हैं, 4 कंडक्टर पाए जा रहे हैं, ठीक है, और 2 ही कॉइल साइड रहेगा। तो कॉइल साइड हमेशा आपका 2 ही रहेगा, चाहे वो कितना भी टर्न का हो। एक कॉइल में सिर्फ 2 कॉइल साइड रहेंगे, टर्न कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप देखिए, कंडक्टर्स द लेंथ ऑफ वायर विच टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज कंडक्टर। They are placed in armature slots and are helpful in producing induced EMF। तो कंडक्टर्स के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। Here A, B and D are our conductors। सेकंड, कॉइल का डेफिनेशन। A coil consists of any number of turns। एक कॉइल में कितने भी टर्न हो सकते हैं, वायर है उसमें आप कितने भी टर्न कर सकते हैं। थर्ड हमारा डेफिनेशन है टर्न का। तो 1 टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर। एक टर्न में 2 कंडक्टर होंगे हमारे, तो यहाँ 2 कंडक्टर में 4 होंगे। सिमिलरली आप और मल्टी टर्न के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी डबल का यहाँ पर रिलेशन आ रहा है आपका। फोर्थ आपका डेफिनेशन हो जाएगा कॉइल साइड का। तो 1 कॉइल मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न्स बट हैव ओनली 2 कॉइल साइड। हमेशा 2 कॉइल साइड ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए। वहाँ पर आपको डी और ए भी पता होना चाहिए, कंडक्टर एंड कॉइल साइड्स है, और ये भी पता होना चाहिए कंडक्टर्स कितने हैं। तो ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको हेल्प करेगा सिंगल लेयर और डबल लेयर में। ओपन एंड हम लोग क्लोज पढ़ चुके हैं वाइंडिंग, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग, वो एग्जामिनेशन में आता है आपका। प्री एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे सिंक्रोनस मशीन से का आर्मेचर वाइंडिंग का, ठीक है। तो अब नया टॉपिक आप डालिए, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। जैसा मैं क्लासिफिकेशन बता रही थी तो हम लोग सेकंड टाइप में देखे थे सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। छोटा सा सिंपल रिलेशन है, उसे ही आपको समझना है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्जामिनेशन में सिर्फ रिलेशन पूछता है तो उसे ही आपको ध्यान रखना है, ओके। तो एक तरफ आप लिखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग और एक तरफ आप लिखिए डबल लेयर वाइंडिंग। तो ये मैं कॉलम बना लेती हूँ, सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, और एक तरफ आप लिखिए डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये मैं स्लॉट्स बना लिया मैंने, ठीक है। ये देखिए ये स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 2 है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे स्लॉट 3। इसमें एक ही लेयर है इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। नाम से समझ में आ जाएगा आपको सिंगल लेयर और डबल लेयर क्या होते हैं। तो ये हम बना दिए डायग्राम इसके लिए। यहाँ पर सिंगल लेयर वाइंडिंग, इसमें क्या होता है हमारा, देखिए स्लॉट्स के अंदर हम एक एक कॉइल साइड रखे हैं, तो हम ये बोलेंगे इसमें 1
कॉइल साइड पर स्लॉट। ठीक है, यानी कि इस टाइप में हम क्या करते हैं, एक स्लॉट में एक कॉइल साइड रखते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। ये हमारा स्लॉट्स है, देखिए ये स्लॉट्स में हम क्या किए हैं, एक एक कॉइल साइड को प्लेस कर दिए हैं। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, हम लोगों को याद करना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, हाफ नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टोटल स्लॉट जिसे मैं S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो अगर 100 है हमारा, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स आ जाएंगे 50। नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे कितने आएंगे, 50 आएंगे। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली हो सकता है आपसे रिलेशन पूछे, या फिर आपको स्टेटमेंट में दे देगी कि ये एक सिंगल लेयर वाइंडिंग का क्वेश्चन है। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में आपको ये जब ये रिलेशन आप पता करेंगे तभी तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कॉइल कितना होगा अगर स्लॉट गिवन है तो, या फिर आप स्लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं कॉइल गिवन है तो। दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंगल लेयर या डबल लेयर पढ़ रहे हैं तो दिस रिलेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड। ठीक है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप मार्क कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना आपको बस पता होना चाहिए कि पर स्लॉट में 1 कॉइल साइड है और नंबर ऑफ कॉइल्स इज हाफ नंबर ऑफ स्लॉट। देखिए मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बता रही हूँ, तो जितना ज़रूरत है आपके एग्जामिनेशन की मैं उतना ही बताऊँगी। थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। बट अगर आप इतना भी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब आते हैं हमारे डबल लेयर वाइंडिंग में। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर जो रिलेशन निकल करके आएगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें हम लोगों को इवन नंबर के कॉइल साइड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ even numbers of coil sides। कहने का मतलब है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ऐसे रहेंगे। मतलब क्या है, देखिए ये हमारे स्लॉट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे स्लॉट्स हो गए। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, कॉइल साइड को प्लेस कर दे रही हूँ। तो ये हो गया हमारा टॉप लेयर, ये हो गया हमारा बॉटम लेयर। ठीक है, पहले डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया हमारा टॉप लेयर, ये हो गया हमारा बॉटम लेयर। सिमिलरली इस स्लॉट में भी हम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप लेयर एंड दिस इज आवर बॉटम लेयर। तो इससे पहले मार्किंग कर लीजिए यहाँ पर। ये हो गया हमारा टॉप लेयर और दिस इज आवर बॉटम लेयर। ठीक है, और इसमें जैसे कि 1 कॉइल साइड पर स्लॉट था, यहाँ पर देखिए 2 कॉइल साइड है, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट 2 लेयर है। देखिए ये 2 टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर, इसीलिए इसका नाम है हमारा डबल लेयर वाइंडिंग। और इसमें 2 कॉइल साइड पर स्लॉट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, 2 कॉइल साइड, एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड है। तो और ये इवन नंबर में हमेशा होता है, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा एंड सो ऑन। इवन नंबर में ही रहेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और एक हम देख लेते हैं 4 कॉइल साइड पर स्लॉट। जैसा कि इवन नंबर है तो ये देखिए हम लोग 4 भी प्लेस कर सकते हैं कॉइल साइड। ये मैंने रख दिया बॉटम लेयर और टॉप लेयर में। ओके, प्लेस कर दिया।
ठीक है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4 कॉइल साइड्स पर स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट में 4 कॉइल साइड हम लोगों ने प्लेस किया है। ये हमारा है टॉप लेयर और ये है हमारा बॉटम लेयर। तो इतना ही आपको समझना है इसमें। अगर डेफिनेशन कोई पूछ रहा है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डबल लेयर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड, और ये 2 डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा। देन यू हैव टू शो वन मोर रिलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मुझे स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा इन डबल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। जितने कॉइल होंगे उतने स्लॉट्स होंगे। अगर 100 स्लॉट्स है तो 100 कॉइल होंगे वहाँ पर, और अगर 100 कॉइल है तो 100 स्लॉट होंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो इतना पहले आप पूरा नोट डाउन करिए ये डायग्राम के साथ में। रिलेशन देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉइल्स इज हाफ नंबर ऑफ स्लॉट इन केस ऑफ सिंगल लेयर वाइंडिंग, वेयर एज नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इन केस ऑफ डबल लेयर वाइंडिंग। एंड यहाँ पर हम लोगों का 2 लेयर होता है, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। 2 कॉइल साइड पर स्लॉट्स, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट। सो यहाँ पर हमारा इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स होते हैं, इतना आपको समझना है। ठीक है, अगर ये आप समझ लिए हैं तो अब उसके बाद हम और देखेंगे कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। उसमें देखिए, ये डबल लेयर वाइंडिंग के लिए हमारा कुछ एडवांटेजेस रहता है, तो उसे देख लीजिए। इसमें हमारा क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता है। उसके बाद इसका कॉस्ट कम हो जाता है और साथ ही साथ बेटर परफॉर्मेंस होता है, और शॉर्ट पिचिंग भी पॉसिबल है। तो शॉर्ट पिचिंग का फेनोमेना हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एडवांटेज आप लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या इसका ऊपर एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोल पिच का कंसेप्ट देखेंगे, और पोल पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम पहले भी देखे थे, पोल पिच कुछ सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, वही चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपका हेडिंग रहने वाला है वो है पोल पिच का कंसेप्ट। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके सिंक्रोनस मशीन के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पोल पिच, और एक बार रिमाइंड करिए दोबारा से कि क्या हमारा पोल पिच का डेफिनेशन था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक बार पहले इसका हम जो देखे थे कंसेप्ट डेफिनेशन वो पूरा समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग अप डालिए पोल पिच। पोल पिच, पोल पिच। अगर मैं पोल पिच का डेफिनेशन देखूं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रोटर बनाया था। देखिए, ये हमारा हो गया स्टेटर, ये हमारा हो गया स्टेटर। और पोल पिच मुझे बताना था, तो ये क्या हुआ था, देखिए ये हमारा सपोज नॉर्थ पोल था, ये हमारा है साउथ पोल, अगेन ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये हमारा दोबारा से है साउथ पोल। तो ये एक 4 पोल मशीन है, सेलिएंट पोल का है कंस्ट्रक्शन, जिसे यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो देखिए ये डायग्राम क्या है, थोड़ा सा सर्कल अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाता है। तो कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मान लीजिए मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस टाइप का कोई कड़ा वड़ा पहन लीजिएगा, क्योंकि ये सब अलाउ करते हैं मेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या डिवाइडर अगर आप लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप किस टाइप का कड़ा या चूड़ी वूड़ी है उस टाइप पहन लीजिए, और फटाफट आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आप पेन से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से क्या होता है, टाइम लगता है, और 2 घंटे में 300 मार्क्स का पेपर मेंस का लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आप डायग्राम ड्रॉ करिए। 2 पेन का यूज़ आप कर सकते हैं मेंस में, ब्लू और ब्लैक पेन का। तो आप ब्लैक से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और ब्लू से अपना पूरा थ्योरी लिख लीजिए। या फिर अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है तो आप सिर्फ एक ही पेन का यूज़ करें,
बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपने पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी से, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा टाइम का कितना प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा पोल पिच था। पोल पिच का जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, देखिए इसके जो पोल है उसके मिड से, सेंटर से दूसरे उसके एडजेसेंट पोल के मिड का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल पिच। यही चीज हम लोगों ने देखा था। तो पोल पिच कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट पोल्स। दो एडजेसेंट पोल्स के बीच का हम देखेंगे डिस्टेंस, तो उसे ही हम बोलते हैं पोल पिच या फिर वन पोल पिच। और जो हम पढ़े थे कितना होता है, देखिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है ना, यही होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो देखिए ये इसका मिड हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम फिर से बोलेंगे एक पोल पिच है ना, यही होता है। दिस इज आवर अगेन वन पोल पिच विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज। सिमिलरली यहाँ के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम फिर से बोलेंगे दिस इज आवर वन पोल पिच विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सिमिलरली लास्ट बचा है उसे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फिर से हम बोलेंगे दिस इज आवर वन पोल पिच विच इज अगेन इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर मैं बोलती हूँ टोटल अगर मैं देखूंगी तो वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू, अगर ये मैकेनिकल में हम कंसिडर करते फ्रेंड्स तो क्या हो जाता, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री मैकेनिकल होता, एंगल 90 डिग्री होता है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं मैकेनिकल में। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री मैकेनिकल होता है ये, विच इज इक्वल टू 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इतना आपको पता रहना चाहिए। और हम रिलेशन भी देखे थे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है रिलेशन से। तो ये हमारा पूरा पोल पिच का कंसेप्ट था। अब आप यहाँ डेफिनेशन लिख लीजिए। पोल पिच कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the center of adjacent poles। एडजेसेंट पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल पिच। और एक पोल पिच हम लोगों ने अभी देखा, वन पोल पिच बराबर कितना होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में वन पोल पिच बराबर कितना होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पर ट्रिपल स्टार आप मार्क कर सकते हैं। ये हो गया। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूँ फ्रेंड्स तो देखिए पोल पिच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकली पोल पिच कैन बी डिफाइंड एज स्लॉट्स पर पोल, जिसे हम बोलते हैं S अपॉन में P। तो कई बार ये डेफिनेशन भी आपसे पूछता है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉट्स पर पोल को हम बोलते हैं पोल पिच। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट पोल पिच का। अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेटली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। आप 2 पोल मशीन बना सकते हैं, 4 पोल मशीन बना सकते हैं, 6 पोल मशीन बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट आपको बताना पड़ेगा कि 1 पोल पिच बराबर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है और ये एडजेसेंट के डिस्टेंस को बोलते हैं। और वन पोल पिच का डेफिनेशन अगर मैथमेटिकल देखें तो स्लॉट्स पर पोल हम डिफाइन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल S अपॉन में P, वेयर S इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड P इज द पोल्स। और पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता पोल 3 हो या 5 हो, क्योंकि कभी भी मोनोपोल हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर नॉर्थ है तो डेफिनेटली उसका साउथ है,
अगर साउथ है तो डेफिनेटली उसका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया पोल पिच का कंसेप्ट, इतना आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पोल पिच का कंसेप्ट। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कॉइल स्पैन देखेंगे या फिर कॉइल पिच भी बोलते हैं। तो पहले आप ये अच्छे तरीके से देखिए, कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए, देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, देन यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू राइट दिस फाइनल फॉर्मूला विच इज S अपॉन में P। ठीक है, तो देखिए जितने भी मैं कंसेप्ट पढ़ाती हूँ एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है, बहुत सारे लेक्चर सीरीज चलते रहते हैं, उसे आप देखिए और एडवांटेज लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए वीडियोस, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट को क्वेरी है वो सब हम फुलफिल करें। बट आपका भी सहयोग चाहिए, लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि और हम सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाएं, मोटिवेटेड रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लाइक करते रहिए ताकि पता चलता है कि किस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल। फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो खुद का फीडबैक हो चाहे सामने वाले का फीडबैक हो। फीडबैक हमेशा देते रहना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए कॉइल स्पैन और इसको कॉइल पिच भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम कैपिटल Y स्मॉल c से शो करते हैं। हो सकता है ये कई बुक में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो कैपिटल YC है, और एक ये टर्मिनोलॉजीज और ये रिप्रेजेंटेशन आप भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्या इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो कॉइल पिच लिखिए, कॉइल पिच और कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन इज द डिस्टेंस between the two coil sides, between the two coil sides, दो coil sides का बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, अंडर द सेम पोल, अंडर द सेम coil, measured in terms of आर्मेचर स्लॉट्स। ठीक है, आर्मेचर स्लॉट्स, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हम हमेशा भूल जाते हैं। क्या मतलब है इसका एक्चुअल में, मैं वो आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ये कॉइल लिया था, जैसे कि ये हम लोगों ने कॉइल लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर नॉर्थ पोल, मान लीजिए ये कंडक्टर्स आ रहे हैं अंडर नॉर्थ पोल, सपोज ये कंडक्टर आ रहा है अंडर साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बताइए, A B C D E। ठीक है, ये हम बोल रहे थे इसको एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, मार्क कर लेते हैं, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, और ये हमारा दोनों क्या था, ये हमारा कॉइल साइड्स था, दोनों एक कॉइल में, यहाँ पर दो कॉइल साइड्स हैं, दिस इज आवर कॉइल साइड्स। समझ में आया इतना? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में। पहले डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है और मेंस में इस टाइप का डेफिनेशन नहीं पूछता जनरली आपसे। तो हमारा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, यहाँ से इस कॉइल साइड से लेके इस कॉइल साइड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉइल स्पैन या फिर कॉइल पिच। तो ये हमारा है कॉइल स्पैन
और कॉइल पिच जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ YC से। ठीक है, समझ आया? ये होता है कॉइल स्पैन। कभी भी आपको डायग्राम के हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है आई होप, तो इसीलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन या फिर कॉइल पिच। इतना समझ में आया? देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल। अब आप सोच रहे होंगे कि फुल पिच कॉइल क्या है यहाँ पर। तो फुल पिच कॉइल का मतलब ये होता है, यहाँ डेफिनेशन पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फुल पिच कॉइल को हम बोलते हैं इफ द कॉइल स्पैन YC और कॉइल पिच is equal to pole pitch, then it is called full pitch coil और full pitch वाइंडिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर इफ द कॉइल स्पैन और कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच, अगर ये पोल पिच के बराबर होगा तो हम इसे बोलेंगे फुल पिच कॉइल है ये। अगर मैथमेटिकल देखेंगे तो YC इज इक्वल टू 1 पोल पिच बराबर YC इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है ये, तो हम इसे बोलेंगे ये फुल पिच कॉइल है। यहाँ पर हम बोलेंगे ये एक फुल पिच कॉइल है। इतना आप समझिए, समझ गए इतना? फुल पिच कॉइल क्या होता है? इफ द कॉइल स्पैन इज इक्वल टू द पोल पिच देन इट इज कॉल्ड अ फुल पिच कॉइल। फॉर अ फुल पिच कॉइल YC इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, स्लॉट पर पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा, यानी कि कोई भी शॉर्ट पिचिंग नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ फुल पिच के लिए, आप दूसरा डायग्राम देखिए, ड्रॉ करिएगा पहला, क्योंकि यहाँ पर मैं दोबारा मिटा नहीं रही हूँ, ये दूसरे डायग्राम में आपको शो करना पड़ेगा। इफ YC इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल देन इट इज अ फुल पिच कॉइल। ठीक है, फुल पिच कॉइल हो जाएगा हमारा ये। तो इतना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल पिच शॉर्ट पिच समझना। फुल पिच कॉइल किसे बोलते हैं? अगर ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉइल स्पैन 180 डिग्री के बराबर होगा, तब मैं इसे कहूँगी कि ये फुल पिच कॉइल है। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, कॉइल स्पैन, कॉइल पिच, फुल पिच क्या होता है, तब मैं मूव करूँगी शॉर्ट पिच की तरफ। तो मैं ये रब कर रही हूँ, देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको कहीं भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SSC के लिए, खास करके प्री के लिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से चीज़ों को। तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट है। ये मेरा गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है और शॉर्ट पिचिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप अपने से डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, कहीं भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप रट के गए और फिर पता चला एग्जाम में भूल ही गए कि क्या हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है शॉर्ट पिच कॉइल या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इतना समझ में आया आपको? तो शॉर्ट पिच कॉइल को हम सबसे पहले डेफिनेशन अगर देखें तो इफ द कॉइल, अच्छे से लिख लेते हैं, इफ द कॉइल स्पैन और कॉइल पिच is less than 180 degree electrical, then it is called short pitch
कॉइल, इसे हम शॉर्ट पिच कॉइल बोलेंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कॉइल स्पैन YC लेस होगा पोल पिच से, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से अगर ये कम हो गया, तब हम इस टाइप के कॉइल को देखिए क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं। ठीक है, देन दिस इज आवर शॉर्ट पिच कॉइल। तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट पिच। ठीक है, समझ आया इतना? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा कॉइल था, ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। और देखिए शॉर्ट पिचिंग का मतलब क्या है, ये देखिए, ये हमारा अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल में था, अंडर द नॉर्थ पोल, ये हमारा था साउथ पोल में। ऐसा ही हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया D और ये हो गया E। अगर मैं टोटल पोल पिच की बात करूं तो पोल पिच हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वन पोल पिच, जिसे हम बोलते हैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा पहले ही खत्म हो जा रहा है, शॉर्ट पिचिंग हो जा रहा है। जिस स्लॉट में ख़त्म होना था उस स्लॉट में ख़त्म ना हो करके ये पहले से ही हो गया। ये बहुत सारे स्लॉट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड डैश, बहुत सारे हमारे स्लॉट्स होते हैं जो जिसे हम स्लॉट्स पर पोल बोल रहे थे, वो हमारा X होता है मान लीजिए। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ ना टर्मिनेट होके, फुल पिच में ना टर्मिनेट होके ये पहले ही ख़त्म हो गया है, तो इसको ही हम बोलते हैं शॉर्ट पिच और शॉर्ट पिचिंग। तो यहाँ पर हमारा ये कॉइल स्पैन हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं YC, क्योंकि कॉइल साइड अब ये हो गया हमारा। और इतने को जो हम बचता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। कई बुक में आपको हो सकता है बीटा देखने को मिले, लेकिन मैं जो कन्फिगरेशन यूज़ करती हूँ, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, वो मैं अल्फ़ा लेती हूँ, शॉर्ट पिच एंगल। तो यहाँ पर देखिए YC क्या है, कम है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। और यहाँ पर हमारा जो अल्फा है वो क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है, शॉर्ट पिच एंगल। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं कॉर्डेड एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि कॉर्डेड मतलब छोटा कर देना, तो इसे हम बोलते हैं कॉर्डेड एंगल। तो कई जगह आपको शॉर्ट पिच एंगल देखने को ही मिलेगा, कॉर्डेड एंगल बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर देखिए रिलेशन देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, YC प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा डेफिनेटली। देखिए YC प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, और आप बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस YC। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद नहीं रखना है, समझना है सिर्फ आपको कि अल्फा बराबर क्या हुआ, 180 माइनस में से जब कॉइल स्पैन आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट दी अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमारा कितने सारे फॉर्मूला निकल के आया, देखिए स्लॉट पर पोल का, पोल पिच स्लॉट पर पोल, कॉइल स्पैन, डिस्टेंस टोटल, और अगर हमारा दोनों इक्वल हो गया YC बराबर 180 डिग्री देन वी विल कॉल इट एज अ फुल पिच। अगर कम हो गया 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिच। अल्फा एंगल से शॉर्ट पिच हुआ है या फिर कॉर्डेड हुआ है तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट पिच एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस YC। तो ये देखिए ये पूरा कंसेप्ट चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से लेक्चर को चला करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अल्फा को हम डिफाइन कर देते हैं। लिखिए अल्फा कैन बी डिफाइंड एज
the angle by which coils are short pitch और corded, ठीक है, शॉर्ट पिच और कॉर्डेड, इसका ये हमारा हो जाएगा डेफिनेशन। कॉइल्स आर शॉर्ट पिच आर कॉल्ड शॉर्ट पिच एंगल, कॉर्डिंग एंगल। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कॉइल स्पैन, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, तो ये चीज़ आपको समझिए। एक और हम लोगों को पढ़ना होता है स्लॉट एंगल बीटा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक और मैं एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगी, बीटा एंगल मैं एक और डिफाइन करना चाहूँगी, देखिए, ठीक है। तो बीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, स्लॉट एंगल बीटा हो जाएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है। देखिए, तो अभी हम लोग क्या एक और चीज़ डिफाइन करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं स्लॉट एंगल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए, इसे मैं बोल रही हूँ बीटा। ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि कई बुक में अल्फा को बीटा ले लेता है और बीटा को गामा ले लेता है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। अल्फा इज द शॉर्ट पिच एंगल और बीटा इज द स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल अल्फा जो है हमारा, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, तो शॉर्ट पिच एंगल, the short pitch angle alpha is a multiple of किसका मल्टीपल रहता है, स्लॉट एंगल बीटा का मल्टीपल रहता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका टेक्निकल देखिए डेफिनेशन लिखना चाहूँ स्लॉट एंगल का, तो हम लिख सकते हैं इट द फेज difference contributed by one slot is known as slot angle। तो ये डेफिनेशन इतना आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना है, इज नोन एज स्लॉट एंगल बीटा, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। द शॉर्ट पिच एंगल दैट इज अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ स्लॉट एंगल बीटा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फेज डिफरेंस कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्लॉट, एक स्लॉट कितना फेज डिफरेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज नोन एज स्लॉट एंगल बीटा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखिए, बीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन में S बाई P होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में स्लॉट पर पोल, इसे अच्छे से और लिख लीजिए, 180 डिग्री अपॉन में स्लॉट पर पोल। तो ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार आप इस फॉर्मूले को मार्क कर लीजिए। और एक आप शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इवन आप मेंस के लिए भी पढ़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मेंस के लिए कहीं भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, बस आपको कैलकुलेट करने बोलेगा, अल्फा निकालिए या बीटा निकालिए या ये अपना वाईसी निकालिए, कॉइल स्पैन निकालिए। तो समझ में आया इतनी सारी चीज़ें, स्लॉट एंगल बीटा क्या होता है। अब अल्फा हमेशा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, चलिए इतना नोट करिए, फिर मैं रब करके अगेन आपको बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम मैं मिटा रही हूँ, फिर हम एक टेबल बनाएंगे और उससे समझेंगे कि शॉर्ट पिचिंग क्या होती है, ठीक है। स्लॉट एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में स्लॉट पर पोल होता है, जिसे हम बोलते हैं S अपॉन में P। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रही हूँ, साइड में कहीं लिख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर कहा शॉर्ट पिच एंगल और कॉर्डेड एंगल हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है बीटा के। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसे मैं बोलूँगी जब अल्फा बीटा के बराबर होगा, शॉर्ट पिच बाई
1 स्लॉट, एक स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग होगा, ठीक है, और 3 स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग होगा। समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा पूरा शॉर्ट पिचिंग का कंसेप्ट। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी आप लोगों के सामने, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि शॉर्ट पिचिंग क्या होती है हमारी, ठीक है। तो पहला फर्स्ट आप टेबल बनाइए। देखिए ये मैं रब कर रही हूँ, इसका उतना ज़्यादा अभी टेबल जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा शॉर्ट पिचिंग क्या होती है। ओके, तो एक तरफ फर्स्ट आप लिखिए, पहला हम फुल पिच जैसे कि देखे थे तो ये हो जाएगा फुल पिच कॉइल, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा कॉलम फुल पिच कॉइल। सेकंड आप लिखिए शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट, ठीक है, एक स्लॉट से होगा तब हम देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है। सेकंड शॉर्ट पिच बाय 2 स्लॉट्स, शॉर्ट पिच बाय 3 स्लॉट्स। अगर इस टाइप का हमारा कंडीशन आता है तब हम देखेंगे कि क्या हमारा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा हमारा आएगा इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। उसके बाद हमारा YC आएगा इलेक्ट्रिकल डिग्री में, ठीक है। यहाँ पर हमारा आएगा स्लॉट्स के टर्म में और हमारा YC आएगा स्लॉट्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? देख लीजिए पहले ये टेबल आप बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिए अब समझिए, जैसे कि मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा था 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। अगर कॉइल स्पैन भी इसी के बराबर हो गया YC, यानी कि कोई भी शॉर्ट पिचिंग नहीं है यहाँ पर, YC 180 डिग्री के बराबर हुआ यानी कि अल्फा 0 हुआ, तो मैं कहूँगी ये फुल पिच कॉइल है। तो यहाँ पर अल्फा आएगा हमारा 0 डिग्री, YC आएगा हमारा देखिए 180 डिग्री। स्लॉट्स पर पोल में बात करूँ तो मान लीजिए हमारा टोटल 4 स्लॉट्स थे, तो पूरा का पूरा कवर होगा, यानी कि चारों स्लॉट्स पूरे को कवर करेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी 4/4, और यहाँ 4 में से एक भी शॉर्ट पिचिंग नहीं है, यानी अल्फा हमारा हो जाएगा 0। तो ये केस है हमारा फुल पिच कॉइल का। समझ में आया? फुल पिचिंग में आपको अल्फा 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर 4 स्लॉट्स थे तो अल्फा 0 होगा, कोई भी यहाँ शॉर्ट पिचिंग नहीं है, और टोटल YC फुल में फुल होगा, 4 में 4, या फिर आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट का मतलब ये है कि हमारा 4 में अगर स्लॉट है तो उसमें एक हमारा शॉर्ट पिचिंग है, एक से, यानी कि अगर मान लीजिए खत्म होना था 4 में, वो 3 में ही खत्म हो गया, तो इसे मैं बोलूँगी कि 1/4। YC हमारा आएगा 3/4, यानी कि मान लीजिए ये 4 स्लॉट्स थे, खत्म हमारा एक पहले ही हो गया, तो हम बोलेंगे शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट, एक स्लॉट से पहले खत्म हो गया। इस चीज़ को मैं यहाँ पर नंबर्स में डिफाइन कर रही हूँ। फिर से समझा रही हूँ, 4 मान लीजिए स्लॉट्स है, फुल के केस में हमारा अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो टोटल हमारा यहाँ पर खत्म होगा, इसे हम बोलेंगे फुल पिच कॉइल। और अगर एक से स्लॉट से शॉर्ट पिच हुआ है, यानी कि ये पहले यहाँ पर ही खत्म हो गया है, 2 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, और अगर 3 से होगा तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि एक एक स्लॉट हमारा होते जा रहा है कम। समझ में आया इतना? तो अब इसे भी हम बाकी बचा हुआ फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। फुलफिल कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम लोगों ने हमारा अल्फा यहाँ पर मान लीजिए बीटा 45 है, तो यहाँ बोलेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा कॉइल स्पैन आएगा। ये एग्जांपल जस्ट मैं ले रही हूँ आपको समझाने के लिए।
यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 स्लॉट से था तो हम कहें अल्फा इक्वल टू बीटा 45 डिग्री के बराबर है। अगर 2 स्लॉट से हुआ तो हम बोलेंगे अल्फा इक्वल टू 2 बीटा आएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पर हमारा अल्फा की वैल्यू आएगी। और बचा हुआ हमारा YC कितना आएगा, YC हमारा 180 में से माइनस किए अल्फा को, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और 2 से स्लॉट है, शॉर्ट पिच है, यानी कि 2/4 और यहाँ पर में 2/4 बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। लास्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 3 बीटा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 15 कैरी 135 आएगा यहाँ पर। और YC हमारा क्या हो जाएगा, देखिए YC हमारा 45 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप फिल कर लीजिए, यहाँ पर हमारा 3 आएगा और यहाँ पर हमारा 1/4 आएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट। यानी कि मान लीजिए 4 पे खत्म होना था, 1 पहले हो गया तो हम बोलेंगे शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट। वाइंडिंग जब आप कर रहे हैं तब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये आप पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा टेबल और ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पर देखिए खत्म हुआ शॉर्ट पिच और फुल पिच का। अब हम लोगों को इसके बाद देखना पड़ेगा वाइंडिंग्स, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स। जब EMF इक्वेशन में पढ़ा रही थी तो वहाँ पर हम लोगों ने देखिए कहीं भी कंसिडर नहीं किया था पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर को। लेकिन जब अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करूंगी तो वहाँ पर EMF इक्वेशन चेंज हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये सब चीज़ें, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।